नमस्कार बच्चों। मैं क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है, हमारा पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, सत्ता की साझेदारी क्या है, पावर शेयरिंग क्या है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आखिर सत्ता की साझेदारी किसे कहा जाता है और ये आखिर में है क्या और ये किस तरह काम करता है। आइए शुरू करते हैं। सत्ता की साझेदारी क्या है और कैसे काम करता है। जैसे आप हेडिंग देख रहे हैं, सत्ता की साझेदारी, इसका अर्थ देख लेते हैं। एक ऐसी राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को शासन कार्य में भाग लेने का मौका दिया जाता है। मतलब यह एक ऐसी शासन पद्धति या प्रणाली है जिसमें समाज के हर व्यक्ति को शासन कार्य में भाग लेने का मौका दिया जाता है, सबको सत्ता में भाग लेने का मौका दिया जाता है, उनको आगे बढ़ने का, राजनीति सीखने का मौका दिया जाता है। तो जहाँ जिस प्रकार, कहने का मतलब है सत्ता की साझेदारी या पावर शेयरिंग, मतलब सभी लोगों में सत्ता को बांटना और मिलजुल कर शासन चलाना, सभी जाति धर्म के लोगों के बीच में सत्ता का बंटवारा करना, सभी लोग मिलकर अपने देश का संचालन करना, यही है सत्ता की साझेदारी। जैसे इसका अर्थ हमने बतलाया अभी कि एक ऐसी शासन पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को शासन कार्य में भाग लेने का मौका दिया जाता है। याद रखेंगे ये चीज़। दूसरा जो पॉइंट है वो है बेल्जियम। आज इस वीडियो के माध्यम से ये जो सत्ता की साझेदारी आपका पार्ट है, जो पहला चैप्टर, इसमें मुख्यतः हम सत्ता की साझेदारी को लेकर दो कहानियों को पढ़ेंगे। आज एक कहानी मैं बतलाने वाला हूँ, दो देशों की कहानी है। पहला है बेल्जियम, दूसरा है श्रीलंका। तो हम ये दो देश जो है हमारा, पहला बेल्जियम और दूसरा जो श्रीलंका, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ की सरकार किस तरह काम करती है, यहाँ सत्ता की साझेदारी कैसी है, यहाँ सत्ता किस प्रकार शासन करती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी क्या है और बेल्जियम में किस प्रकार सत्ता शासन करता है, क्या है वहाँ, किस प्रकार लोग रहते हैं, कौन कौन से लोग रहते हैं, किस जाति धर्म के, कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा इस सत्ता की साझेदारी पार्ट का, उसमें हम श्रीलंका के बारे में देखते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी क्या है। आखिर बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बोला कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा से भी छोटा है। बोला कि जो बेल्जियम यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है और ये हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी आबादी 1 करोड़ के करीब 1 करोड़ इसकी आबादी है बेल्जियम की। बेल्जियम की जातीय बनावट, यानी कि जो वहाँ की जातीय बनावट, वो अत्यंत जटिल है। वहाँ की जो जातीय बनावट है बेल्जियम की, वो अत्यंत जटिल है। बेल्जियम में 59% लोग डच बोलते हैं। याद रखिएगा, 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। पूरे देश की बात कर रहा है ये। पूरे देश में 59 यानी कि 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल में 80% यानी कि 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं तथा 20% लोग डच बोलते हैं। ये उस मतलब बेल्जियम की राजधानी की बात कर रहा है। शुरू में हमने देश की बात देखा कि बेल्जियम में पूरे देश में 59% लोग डच बोलते हैं और पूरे देश में 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन अगर हम बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो वहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं, यानी कि वहाँ 20% लोग डच बोलते हैं। याद रखिएगा, ये है कि वहाँ जो लोग हैं वो देश की बोली का प्रतिशत अलग है, राजधानी की बोली का प्रतिशत अलग है। यहाँ अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा ताकतवर थे, समृद्ध थे। बोला है कि यहाँ जो आपका फ्रेंच भाषी, पूरे देश की बात अगर हम करें तो अल्पसंख्यक के रूप में फ्रेंच भाषी लोग हैं वहाँ, तो वे ज़्यादा ताकतवर थे और शक्ति, आर्थिक मामले जो भी हो, इस मामले में भी वो ज़्यादा समृद्ध थे। बहुसंख्यक डच लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण 1950 से 1960 के दशक में तनाव होने लगा और लड़ाई झगड़ा होना शुरू हुआ। मतलब वहाँ बहुसंख्यक, अगर देश की बात करें तो बहुसंख्यक
बहुसंख्यक कहने का मतलब वैसा जाति समूह जिसका संख्या देश में अधिक हो, सबसे अधिक हो। तो बहुसंख्यक के रूप में हमने देखा कि 59% लोग डच बोलते हैं, तो यहाँ डचों की स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण 1950 से 1960 के दशक में वहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू होना चालू हो गया। इस तनाव का यहाँ दिया देखिए, इस तनाव का सबसे बड़ा कारण यहाँ दिया हुआ है कि इस तनाव का, यहाँ लिख रहा है कि इस तनाव का सबसे ज़्यादा असर ब्रुसेल्स में देखने को मिला। सही बात है, हमने देखा कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% हैं और डच बोलने वाले लोग कितने हैं, 20% है। उल्टा है ये, देश में डच बोलने वालों की संख्या अधिक है, अब ब्रुसेल में फ्रेंच बोलने वाले की राजधानी में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या अधिक है। बढ़ते तनाव से बेल्जियम में अशांति का माहौल फैल गया। तब बेल्जियम के नेताओं ने संविधान में 4 संशोधन किए ताकि सभी मिलजुल कर रह सकें। यहाँ ये बोलने की कोशिश कर रहा है, बतला रहा है कि ब्रुसेल में सबसे ज़्यादा तनाव देखने को मिला, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था सत्ता को लेके। चूँकि बहुसंख्यक होते हुए भी डचों की स्थिति वहाँ अच्छी नहीं थी और अल्पसंख्यक होते हुए भी फ्रेंच की स्थिति अच्छी थी, और ब्रुसेल में फ्रेंच रहने वाले बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी और डच बोलने वालों की संख्या अधिक। तो सबसे ज़्यादा बुरा असर ब्रुसेल्स में देखने को मिला, जिसमें 80% फ्रेंच थे और 20% लोग डच भाषी थे, और इससे तनाव बढ़ गया बेल्जियम में और अशांति भी फैल गई। तो तब यहाँ के बड़े बड़े नेताओं ने इस अशांति को दूर करने के लिए संविधान में 4 संशोधन किए। क्या क्या संशोधन किए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ बोला है कि 4 संशोधन किए, तो यहाँ देखते हैं कि संविधान में क्या क्या संशोधन किए गए और उस अशांति को खत्म करने का क्या प्रयास किया गया। पहला देखिए, बेल्जियम संविधान में संशोधन की मुख्य बातें यहाँ दिया है। केंद्रीय सत्ता में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। यहाँ ये नियम बना दिया गया कि फ्रेंच हो या डच हो, केंद्रीय सरकार में दोनों के मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। डच भी बराबर होंगे और फ्रेंच भी, संख्या भले ही किसी की अधिक हो, दोनों ही समुदाय के लोग मतलब मंत्रियों की संख्या एक होगी। दूसरा दिया है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। मतलब यहाँ राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए और वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगी, मतलब उनको अधिकार, स्वायत्ता दी गई, अधिकार दिए गए ताकि वो अपने हिसाब से राज्यों का संचालन कर सके, और वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगा, ये बोला गया, ये यहाँ बोला गया। अगला दिया गया, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। यहाँ बोल रहा है कि ब्रुसेल्स जो वहाँ की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है, उसमें अलग सरकार है जो समान प्रतिनिधित्व पर चलती है। यहाँ समान प्रतिनिधित्व कहने का मतलब है कि हमने देखा था देश में 80% डच हैं, 80% हैं, 40% आपके फ्रेंच हैं। उसी प्रकार आपके ब्रुसेल्स में जो संख्या थी उसमें फ्रेंच बोलने वालों की, जब देश में, यहाँ बोलने का मतलब है जब केंद्रीय सत्ता का निर्माण किया गया तो दोनों ने बराबर की संख्या मान ली, भले किसी की संख्या अधिक है बोलने वालों की। उसी प्रकार ब्रुसेल्स में भी एक अलग सरकार का गठन किया गया और वो समान प्रतिनिधित्व पे चला। यहाँ भी ब्रुसेल्स में भी डच और फ्रेंच जो मंत्री होंगे वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। जिस प्रकार देश के शासन में सत्ता बराबर बांट दी गई मंत्रियों के लिए, उसी प्रकार ब्रुसेल्स की सरकार में भी सत्ता बांट दी गई बराबर फ्रेंच और डच के लिए। क्षेत्रीय स्तर पर एक सामुदायिक सरकार है जो भाषा के आधार पर चयनित होती है, जो संस्कृति, भाषा तथा शिक्षा पर फैसला लेती है। क्षेत्रीय स्तर पर एक, यानी कि तीसरी जो सरकार वो सामुदायिक सरकार है जो भाषा के आधार पर चयनित है। हमने देखा था यहाँ जो है 59% आपका पूरे देश में डच बोलने वाले लोग हैं, 40% आपका देश में फ्रेंच बोलने वाले हैं और 1% लोग डच आपका जर्मन बोलने वाले हैं, जर्मन भाषा बोलने वाले हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं। जर्मन बोलने वालों की संख्या 1% है, 1% है, ये है 1% है। आप ऊपर में देख भी सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है, देखिए कि यहाँ 1% जर्मन बोलने वाले लोग हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 59% डच बोलने वाले, 40% फ्रेंच और 1% जर्मन बोलने वाले। तो यहाँ जो तीसरी सरकार का बात कर रहा है ये लोग, तीसरी जो सरकार है
या क्षेत्रीय स्तर पर सामुदायिक सरकार की जो बात, वो भाषा पर चयनित होगी और वो संस्कृति, भाषा तथा शिक्षा पर फैसला ले सकेगी। तो इस प्रकार से 4 संशोधन किए और जो तनाव बढ़ रहा था देश में, उस तनाव को कम करने की कोशिश की गई, सरकार के द्वारा कम करने की कोशिश की गई। यह एक जटिल मतलब जो अभी बनाया गया ये बेल्जियम द्वारा, ये जटिल जरूर है, किंतु बेल्जियम में जो गृह युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया। इस तरह का जब लाया गया विचार, इस तरह का जब संशोधन किया गया बेल्जियम के संविधान में, तो सबको सत्ता में भाग लेने का मौका मिला। तो जो गृह युद्ध चल रहा था फ्रेंच और डच के बीच में, वो समस्या, वो गृह युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। और यहीं से सत्ता की साझेदारी इस देश के लिए शुरू हो गई और इसे ही हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है कि इस तरह का नियम कानून बनाया जाए, लेकिन बेल्जियम की सरकार ने, वहाँ के नेताओं ने इस तरह का कानून बनाया और सबको भाग लेने का मौका दिया और इस तरह से वहाँ सत्ता की साझेदारी अच्छे ढंग से चल रही है और चली जा रही है। मतलब कहने का मतलब है कि सत्ता की साझेदारी बहुत अच्छे ढंग से वहाँ चल रही है और जो वहाँ गृह युद्ध जैसा माहौल था, वहाँ गृह युद्ध जो था वो समाप्त हो गया है और बेल्जियम अच्छे ढंग से शासन कर रहा है। यही सत्ता की साझेदारी है। ये तो हो गया हमारा बेल्जियम का, जिसमें हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी, जब दो समुदायों के बीच में तनाव हो रहा था तो सत्ता को बांट दिया गया, डच और फ्रेंच को इक्वल कर दिया गया। जो भाषी मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकार को नहीं रखा गया। उसके बाद जो ब्रुसेल में अलग सरकार, वहाँ भी समान प्रतिनिधित्व दिया गया। तीसरा जो सामुदायिक सरकार की बात कर रहा है, वहाँ भाषा के आधार पर सरकार का चयन किया गया। जो संस्कृति आपका है, वहाँ की संस्कृति है, भाषा है, शिक्षा पर फैसला लेती है। तो इसे ही बच्चों सत्ता की साझेदारी कहते हैं। और बेल्जियम में आज ये जो सत्ता की साझेदारी वो काफ़ी सफल है। सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता को बांटना सभी समुदायों के साथ और सबको सरकार में शामिल या भाग लेने का मौका देना, यही है हमारा सत्ता की साझेदारी। आज वीडियो में इतना ही। अब इसको अच्छा से देखिएगा, समझिएगा और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से इसको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम श्रीलंका में बहुसंख्यावाद या हम श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी है या नहीं है, इस विषय पर चर्चा करेंगे।